नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग सुमित्रानंदन पंत रचित कविता का अध्ययन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत रचित यह कविता भारत माता आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सारगर्भित कविता है। ठीक है, तो प्रस्तुत भारत माता जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, वो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित काव्य ग्राम्या से संकलित किया गया है। ग्राम्या काव्य है, उसे संकलित है। इसमें भारत की तत्कालीन स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत कभी विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश था, लेकिन आज उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करने में लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि वर्तमान स्थिति वैसी नहीं है। तो इसी को समर्पित यह कविता है। पंत जी का जन्म 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी में हुआ था। आज वह उत्तरांचल है। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। इनके माता का नाम सरस्वती देवी हुआ और पिता गंगादत्त पंत कौसानी दी स्टेट में अकाउंटेंट थे। इनके पिताजी उस समय भी अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक काला कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। निधन कब हुआ? 1977 में। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ है। इनकी कविता की प्रमुख बात है ये कि ये प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। पंत जी प्रवृत्ति से, स्वभाव से छायावादी हैं। छायावाद का मतलब यह है कि जो कहना चाहता है कवि, वह डायरेक्ट नहीं कहता है, वह उसकी छाया पड़ती हुई मालूम पड़ती है। परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी कवि हैं, लेकिन विचार उनके उदार मानवतावादी के हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए हैं। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता, मिठास, मुलायमियत और सौष्ठव गठन मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। महर्षि अरविंद के जो दर्शन हैं उनकी तरफ गए। उसके पहले समाजवादी भी बने। तो उस पीढ़ी में सभी लोग भारत में समाजवादी हो जाया करते थे। फैशन जैसा था, सोवियत संघ का प्रभाव था। तो लगता था कि समाजवाद बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग होते थे समाजवाद की तरफ स्वभावतः आकृष्ट हो जाते थे। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नए नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। काव्य कृतियाँ जिनको हमें याद करना पड़ेगा, 1 नंबर का आ जाता है इसमें से। कोई एक रहेगा, नाम लिखा रहेगा कि भाई यह किसका लिखा हुआ है, चाहे पंत जी की कविता बताइए, निम्न में कौन है, तो याद करना होगा इसको। तो उनकी काव्य कृतियों में उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी लिखा। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला।
प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के नए उन्मेष की तरह है। यथार्थवादी कविता का ही ये नया रूप मालूम पड़ता है, उन्नयन हो रहा है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्य से संकलित है। किस संग्रह से लिया गया है? तो वह कविता का संग्रह है, उसका नाम है ग्राम्या। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। यह गेय कविता है, यह गीत जैसा है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कवि यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। तो अब हम लोग यहाँ आएंगे। कविता का टाइटल, शीर्षक यह है भारत माता। भारत माता को संबोधित यह गीत है, कविता है। इसको आप गीत की तरह गा भी सकते हैं। तो भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता कौन है? तो ग्रामवासिनी है। भारत में शहरों की कमी नहीं है, एक से एक शहर हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि भारत माता गाँव में रहती है। असली भारत गाँव में रहता है। तो भारत माता क्या है? ग्रामवासिनी है। भारत गाँवों का देश है, गाँवों से मिला है। गाँवों की संख्या बहुत है और भारत में शहर भी हैं, लेकिन भारत माता कहाँ है? तो ग्रामवासिनी, ग्रामों में रहती है, देहात में रहती है। खेतों में फैला है श्यामल। खेत में क्या है? तो श्यामलपन फैला हुआ है। श्यामला मतलब एक सांवलापन, एक धरती है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, एक श्यामल रंग फैला हुआ है। भूला धूल भरा मैला सा आंचल। आंचल क्या है? तो मैला सा है, क्योंकि धूल है उस पर, पूरी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर धूल है। तो लगता है कि भारत माता, अगर पूरे नक्शा को भारत माता मानिए तो वह धूल से भरा हुआ मालूम पड़ता है। भारत माता का आंचल धूल से भरा है। यहाँ के खेत फैले हुए हैं, वो श्यामल मालूम पड़ते हैं, वो हरित मालूम पड़ते हैं, वो काले काले मालूम पड़ते हैं। श्यामल मतलब सांवला रंग का या कालापन लिए हुए। तो मिट्टी की प्रतिमा, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। भारत माता के गंगा यमुना क्या है? तो ये आँखों के समान है, दो आँखें हैं। गंगा यमुना जो नदी है, नदियाँ हैं, में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। इन आँखों में आंसू रूपी जल हैं, जल रूपी आंसू हैं जो भरे हैं। आंसू क्या है? भारत माता, गंगा यमुना में जल है, जल भरा हुआ है। तो अगर भारत माता को मान ले, उसकी आँखें हैं तो आँखों में जल है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। दैन्य जड़ित, दीनता का भाव, गरीबी का भाव उससे जड़ गया है, जड़ा हुआ है। यह देश जड़ित है, उसमें मतलब भारत के ऊपर लेबल लग गया है, लेबल कि भाई ठप्पा लग गया है कि दीन है, दैन्य है, गरीब है। अपलक नत चितवन, ये गुलामी के कारण गरीबी है, और गरीबी के कारण नत चितवन। चितवन मतलब आँखें, नत मतलब झुकी हुई। आँखें क्या है? झुकी हुई हैं। गुलाम व्यक्ति की आँखें ऊपर नहीं होती, वो झुकी रहती हैं ज़मीन की तरफ। अधरों में चिर नीरव रोदन। भारत माता के जो ओठ हैं, अधर, अधरों में चिर नीरव रोदन। भारत माता लगातार रोती रही है। जब से गुलामी है तब से भारत माता रोदन करती है। युग युग के तम से विषन्न मन। युग युग का जो अंधकार है, कई वर्षों से, कई सालों से भारत माता की गुलामी, भारत माता का गुलाम होना, उसके मन में अंधेरा फैला हुआ है, अंधेरा व्याप्त है। वह अपने घर में प्रवासिनी। ऐसा लगता है कि अपने ही घर में विदेशी हुकूमत होने के कारण भारत माता
प्रवासिनी है, जैसे वो विदेशिनी हो। कोई विदेश की महिला आ जाए तो उसको विदेशिनी कहेंगे, प्रवासिनी कहेंगे। तो भारत माता भारत की गरीबी के कारण, इसकी अव्यवस्था के कारण यहाँ पर लगता है कि यह अपने ही देश में विदेशिनी बन के रहती है। कोई भारत माता की पहचान नहीं रही उस रूप में जैसे कि वह प्राचीन काल में जानी जाती है। 30 कोटि संतान नग्न तन, उस समय जनसंख्या 30 करोड़ थी। जिस समय पंत जी ने कविता लिखी, भारत की जनसंख्या केवल 30 करोड़। तो संतान नग्न तन, संतान अभी क्या है तो नग्न तन वाले हैं, तन नग्न हैं। कुछ अमीर रहे होंगे लोग तो इसलिए कुछ जनसंख्या ज़्यादा रही होगी, तो इन्होंने 30 कोटि ही बताया, 30 करोड़, क्योंकि गरीब लोगों की बात हो रही है। तो 30 कोटि क्या है, संतान नग्न तन हैं, नग्न हैं, उनको पहनने ढकने के लिए शरीर को कपड़े भी नहीं हैं। अर्ध क्षुधित, उनकी भूख आधा मिटती है, आधा भूख अभी कायम है। शोषित, शोषित जनता है वो, ये समाजवादी शब्द ले आए, वो शोषित है। भारत का जो गरीब समुदाय है शोषण का शिकार है, शोषित है। निरस्त्र जन, उसके पास कोई उपाय नहीं है, निरस्त्र है, कोई हथियार नहीं है उसके हाथ में, वो निहत्था है, मूढ़ है, अनपढ़ है, असभ्य है, अशिक्षित है, निर्धन है, गरीब है, नतमस्तक, माथा झुका है। तरुतल निवासिनी, तरु के नीचे, पैरों के नीचे रहती है गरीबी। तो भारत माता पैरों के नीचे रहती है, वन संपदाओं से लैस है। तरुतल, तरुवर के तल के नीचे, छाया के नीचे रहते हुए लोग यह सो करते हैं जैसे भारत माता ही पैरों के नीचे रहती है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो गरीबी को दिखाती हुई एक कविता, भारत माता की जो दयनीय स्थिति है उस पर टिप्पणी करती हुई ये कविता आगे बढ़ती है। नतमस्तक तरुतल निवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, स्वर्ण शस्य है, ये फसल क्या है, सोने जैसी है। भारत में जो फसलें हैं, भारत की धरती फसलों से लैस है, वो फसल सोने की तरह है। लेकिन पर पद, दूसरे के पद, गुलाम है देश तो दूसरों के पैरों से, तल लुंठित, दूसरों के पैरों से लुंठित है, ये लूटी जा रही है, दबाया जा रहा है, मतलब रौंदा जा रहा है। भारत की जो स्वर्णिम फसल है, स्वर्णिम धरती है, उसको विदेशी लोग अपने पैरों से रौंद रहे हैं। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, जैसे धरती शांत होती है, सहिष्णु होती है, कुछ भी कीजिए धरती पर, धरती कुछ नहीं कहेगी आपको। धरती सा भारत का मन सहिष्णु है, बर्दाश्त करने वाला है, लेकिन वर्तमान स्थिति के कारण वह कुंठित भी है। भीतर उम्मीद की किरण बहुत कम मालूम पड़ती है, कुंठा की भावना पैदा हो गई है, मन कुंठित हो रहा है। क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, वह क्रंदन कंपित है, क्रंदन करने से जो भारत माता रो रही है, क्रंदन कर रही है, उसे अधर मन ओठ ये कपकपा रहे हैं, कंपित हैं अधर। मौन स्मित, वह मौन है, स्मित जो स्मित मुस्कान, वह मुस्कुरा नहीं रही है, मौन हो चली है, मौन स्मित है, मौन मुस्कान है। भारत माता का यह हाल है। राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, जैसे राहु पकड़ लेता है तो ये शरद ऋतु का इंदु, शरद ऋतु का चंद्रमा छोटा मालूम पड़ता है, हरास हो जाता है उसका। उसी तरह से गरीबी रूपी राहु भारत माता रूपी चंद्रमा को ग्रसित कर लिया है। इसलिए भारत अपने पूर्ण सुखी संपन्न विकसित राज्य का दर्जा हासिल नहीं कर पा रहा है। यह राहु से ग्रसित चंद्रमा की तरह घटता हुआ मालूम पड़ रहा है। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, भ्रिकुटी ये कपाल, जो कपाल है वो चिंतित होने से भ्रिकुटी जो है वो इस पर चिंता की रेखाएं हैं। क्षितिज तिमिरांकित, पूरा क्षितिज जो है अंधेरा से भरा हुआ, तिमिर अंकित, तिमिर मतलब अंधेरा, तो अंधेरा से अंकित है, भरा हुआ है। और भ्रिकुटी क्या है, ललाट भारत माता का वो चिंतित है, उस पर चिंता की रेखाएं हैं। नमित नयन नभ,
वाष्पच्छादित। नयन जो है वो नमित है और नम है, मतलब झुका हुआ भी और उसमें नमी भी है, पानी है। आंखें झुकी हैं, नभ वाष्पाच्छादित, नस्प पर जल वाष्प छाए हुए हैं। स्वच्छता नहीं है, कुछ भी खुला नहीं है, सब कौभड़ है, ढका हुआ है। आनन श्री छाया शशि उपमित, ये आनन क्या है? छाया से ग्रसित है। शशि उपमित, ये छाया से में छुपी हुई जो चांद है, छाया से जो प्रभावित चंद्रमा है, उससे उपमा की जा सकती है भारत माता की। ज्ञान मूढ़, ज्ञान से वंचित है। शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं। शिक्षा महंगी है, उसका व्यवसायीकरण हो गया है, गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ज्ञान के लिए, ज्ञान के अर्थ में भारत मूढ़ है, मूर्ख देश बन गया है। भले ही यहाँ गीता जैसी महान धार्मिक कृति प्रकाशित हुई थी कभी, गीता देने वाला यह देश आज मूर्खता का उदाहरण है। तो ये भारत की वर्तमान स्थिति है। सफल आज उसका तय संयम, लेकिन एक अहिंसक आंदोलन हुआ इस देश में और अहिंसावादी नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिलने जा रही है। तो गांधी के आगमन से जब अहिंसात्मक आंदोलन चला इस देश में और देश को आज़ादी मिली, तो कवि का कहना है, सफल आज उसका तप संयम, उसका जो वर्षों का तप है, संयम है, साधना है, वह सफल हुआ। और अहिंसा का स्तन दूध सुधोपम सुधा उपमम, सुधा उपम, ये सुधा के समान, अमृत के समान जो दूध पिलाया है अहिंसावादियों ने इस देश को। हरति जन मन भय, उस जन मन का भय मुक्त हो गया है, जन मन भय मुक्त हो गया है। जन के मन से भय हर लिया गया है। भव तम भ्रम, भव दुख बाधा, तम अंधेरा, भ्रम दुविधा की स्थिति समाप्त हुई है। जग जननी, जगत की जननी भारत माता, जीवन विकासिनी, यहाँ जीवन का विकास अब होगा। यह भारत, यह कवि की उम्मीद है। तो हम लोगों ने इस कविता में देखा, भारत प्राचीन समय में महान था, लेकिन आज वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभी शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में गुलामी के कारण पिछड़ चुका है। तो वर्तमान की जो दशा है, यह देखकर कह नहीं सकता है कोई कि भारत कभी महान रहा होगा। तो कवि हम लोगों को यही प्रेरणा देना चाहता है, याद कराना चाहता है कि भारत अतीत में कितना महान था, आज उसकी स्थिति इतनी गड़बड़ है। तो हमें इसको महसूस करना चाहिए, और जब यह महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे कि यह स्थिति ठीक हो, इसमें सुधार आवे। तो फिर मेरे दोस्तों, ये कविता मैंने आपको बताया, और प्रश्नोत्तर के लिए हम लोग फिर एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं बहुत जल्दी, जो आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।